नमस्ते। मैं डॉक्टर शमिका और त्रिगुणा आयुर्वेद में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे अश्मरी, रीनल स्टोन। बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनको स्टोन होता है, बार-बार होता रहता है। स्पेशली आयुर्वेद के हिसाब से ये बच्चों में बालानाम विशेषतः होता रहता है और एक बार हो गया तो रिकरेंस उसका है। तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, मतलब 13 एमएम से लेके उसकी साइज़ अगर ज़्यादा है तो ऑपरेशन ही बोला गया है। आयुर्वेद में भी इसका शल्य कर्म बोला गया है। आयुर्वेद में इसकी सर्जरी बताई गई है। स्पेशली हमें लगता है ना कि आयुर्वेद में सर्जरी कहाँ से आई है, तो सर्जरी का ओरिजिन जो है, मूल स्थान जो है, वो आयुर्वेद ही है। इवन प्लास्टिक सर्जरी भी आयुर्वेद में ही बताई गई है। अभी जो ये है ना सर्जरी जिसको हम एलोपैथी बोलते हैं, हम जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हम मॉडर्न यूज़ कर रहे हैं। तो सर्जरी इसमें आयुर्वेदिक एलोपैथिक कुछ नहीं है। सर्जरी इज़ अ सर्जरी, वो टेक्निकल पार्ट है। चलो ये बात अलग हो गई। बट अश्मरी की या फिर रीनल स्टोन, रीनल कैलकुलस की ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे? आयुर्वेद के अनुसार सिद्धांतों के हिसाब से अगर हम जाएँगे तो कोई भी व्याधि हम ठीक कर सकते हैं। तो पहला प्रिंसिपल क्या है? निदान परिवर्जन, कारण को दूर करो। कुछ भी मेडिसिन खाने से पहले कारण दूर करो, बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। तो कारण क्या है? किस वजह से हमें अश्मरी या फिर रीनल स्टोन होता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो आयुर्वेद में रीनल स्टोन के क्या-क्या कॉजेज़ बताए गए हैं, तो सबसे प्रधान कारण जो है, वो है वात प्रकोप। श्लोक में क्या बोला गया है, आप थोड़ा-थोड़ा संस्कृत भी सीखना शुरू कर दीजिए मेरे साथ। मैं श्लोक पढ़ के सुनाती हूँ। यदा वायुः मुखं बस्तीः आवृत्य मूत्रम परिशोषयेत। मतलब क्या है? बढ़ा हुआ वायु कहाँ पे जाता है? बस्ती, यूरिनरी ब्लैडर, किडनी, जो मूत्र का स्थान जहाँ पे मूत्र की उत्पत्ति होती है, वहां पे जाके क्या करता है? आवृत्य, वहां पे आवरण पैदा कर देता है, प्रकुपित हो जाता है। और क्या करता है? मूत्रम परिशोषयति, मूत्र का शोषण कर देता है। मूत्र में क्या होता है? वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है जिसमें क्षार आता है, कैल्शियम के स्फटिक आते हैं, ऑक्सलेट क्रिस्टल्स आते हैं ना, तो जनरली वेस्ट प्रोडक्ट्स में यूरिन होता है। अगर उसका पानी उड़ जाएगा तो धीरे धीरे उसमें स्टोन बनना शुरू हो जाएगा। तो आयुर्वेद में कभी भी ऐसा नहीं बोला है कि आप पानी पियो या फिर आप कैल्शियम वाला खाना बंद कर दो तो आपके स्टोन बंद हो जाएंगे, नहीं। वायु बढ़ गया है, वो आपका नॉर्मल खाना भी सुखा रहा है या फिर मूत्र का शोषण कर रहा है, उसको ड्राई कर रहा है, तो वायु की चिकित्सा करो। तो हमें देखना है कि किन-किन कारणों की वजह से हमारे शरीर में वायु बढ़ा हुआ है। ये कारण अगर हम दूर करते हैं तो वायु कंट्रोल में आ जाएगा और वायु की चिकित्सा करेंगे तो भी हमारी अश्मरी या रीनल स्टोन दूर हो सकता है। वायु किन-किन वजह से बढ़ता है, मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में पहले बताए गए हैं। अगर आपका राइ लाइफ़स्टाइल जो है वो इर्रेगुलर है, आप टाइम से खाना नहीं खा रहे हो, जब भूख लग रही है तब नहीं खा रहे हो, हद से ज़्यादा खा रहे हो, तो भी आपका वायु बढ़ जाएगा। और स्पेशली कठोर जो रहता है ना, चना, छोले, राजमा, वटाना, मटकी, ऐसे स्प्राउट्स हैं, बहुत ज़्यादा हैवी प्रोटीन डाइट आपका है और उस वजह से वायु हो रहा है। या कच्ची चीज़ें, सलाद, वेट लॉस के लिए आप सलाड्स ज़्यादा खा रहे हो या भूखा रह रहे हो, इन सारी ही चीज़ों से आपका वायु बढ़ने लगता है। ये वायु पेट में, नाभि के नीचे बढ़ेगा, आंतों में रहेगा और हम आंतों के आजू-बाजू ही किडनी रहती है। आयुर्वेद के अनुसार आंतों में ही, बड़ी बड़ी आंतों में ही मूत्र की उत्पत्ति बताई गई है। तो वहाँ पे भी पक्वाशय में, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में भी वायु का प्रकोप हो जाएगा, तो भी आपका जो मूत्र है, जो यूरिन है, वो ड्राई होने लगेगा, किडनीज़ ड्राई होने लगेगी और वहाँ पे अश्मरी की उत्पत्ति हो जाएगी। वायु के बढ़ने की वजह से भी अश्मरी हो सकती है या पित्त बढ़ने की वजह से, शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी होने के वजह से भी आपको अश्मरी हो सकती है। पित्त बढ़ने की वजह से क्या मतलब कौन से कारण हैं?
खाना पीना आपका जैसे बहुत ज़्यादा ऑयली खा रहे हैं, स्पाइसी खा रहे हैं, डीप फ्राइड फूड, स्पाइसी मतलब गरम मसाले वाला, ग्रेवी वाला खाना खा रहे हैं, जंक फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा जग रहे हैं, तो वायु और पित्त के प्रकोप की वजह से जब पेट में गर्माहट या फिर ड्राइनेस बढ़ जाएगा, मूत्र सूख जाएगा, यूरिन सूख जाएगा, तब तब आपको अश्मरी होगी। हम कोई भी इतना ज़्यादा कैल्शियम नहीं खा रहा है कि उस वज़ह से आपको स्टोन हो जाएगा। हुँ? तो कैल्शियम की वज़ह से हाँ, एक एडिशनल फैक्टर हो सकता है, बट मोस्टली कैल्शियम की वज़ह से आपको अश्मरी नहीं होती है। आपका पेट बिगड़ जाता है, पेट में हद से ज़्यादा वायु बढ़ जाएगा, पित्त बढ़ जाएगा, तो ही आपको अश्मरी होगी। तो ये कारण जो वायु बढ़ाने वाले हैं या पित्त बढ़ाने वाले हैं, वो ही हमें दूर करने हैं। तो कारण पहले दूर करो, देन चिकित्सा, ट्रीटमेंट क्या है? तो वात शमन यही मेन ट्रीटमेंट बोली गई है। इसमें क्या क्या आता है? अभ्यंग, शरीर पे पूरे ऑयल लगाना, कोई भी ऑयल, तिल का तेल है, सरसों का तेल है, हल्का गर्म कीजिए, पूरे शरीर में ऑयलिंग कीजिए, मसाज कीजिए। अभ्यंग, अवगाह, अवगाह मतलब गर्म पानी में बैठना, जो हमारे नाभि के नीचे का पार्ट है, वहाँ पे हम ऑयलिंग करेंगे, नाभि में भी कोई भी ऑयल लगा के क्लॉकवाइज मसाज करते हैं और फिर हम गर्म पानी में बैठते हैं, सेक लेते हैं, तो वो ऑयल अंदर पच जाता है। ऑयलिंग और गर्माहट, स्नेहन और स्वेदन, ये दोनों ही वायु का शमन करने के लिए श्रेष्ठ बोले गए हैं। उसके साथ बस्ती नाम की जो पंचकर्म ट्रीटमेंट है, जो पक्वाशय या फिर बड़ी आंत में इनिमा देते हैं। तो आंतों में ही वायु का प्रमुख स्थान बोला गया है, वहां पे हम ऑयल का या काढ़ों का इनिमा देते हैं, बस्ती इसको बोला जाता है। तो भी वो वायु की गति जो ऊपर से नीचे है वो नॉर्मल करता है, वायु का शमन कर देता है। तो आपके जो वायु के शमन की वजह से वहाँ पे ड्राइनेस कम हो जाएगा, पित्त जो बढ़ा हो वो भी निकल आएगा, और वात शमन या पित्त शमन की वजह से आपको बस अश्मरी में या फिर रीनल स्टोन में काफ़ी अच्छा इफेक्ट साबित होगा। तो किसी भी तरह से ऑयलिंग करना है, स्नेहन करना है, स्वेदन करना है, ये पंचकर्म जो है बस्ती आप पंचकर्म सेंटर पे भी जाके ले सकते हो। बट अगर बस्ती पॉसिबल नहीं है तो लोकली हम ऑयलिंग करके वहाँ पे टब बाथ, गर्म बाथ लेते हैं, तो भी हमारे वायु का शमन हो जाएगा। इसमें जो अश्मरी में है, वात प्रकोप के साथ एक प्रधान कारण ऐसा है, वो मूत्र वेग का अवरोध करना। बहुत बार लेडीज या फिर है कि अच्छा टॉयलेट नहीं है या फिर कैसे उठ के जाए, ऐसे होके उनका बार बार मूत्र वेग का धारण होता है। तो इस वजह से भी वायु का प्रकोप होता है और अश्मरी हो सकती है। तो पेशाब अगर आपको आ रही है तो तुरंत ही जाके, कभी कभी चलो ठीक है हम नहीं जा सकते, बट बार बार ही वर्क की वजह से या फिर भूल जा रहे हैं, या फिर बच्चों में ऐसा स्पेशल देखा जाता है कि उनको यूरिन आई है फिर भी वो खेलने में लगे हैं, वो जाते नहीं है। मूत्र वेग का धारण करने के वजह से भी आपको अश्मरी हो सकती है। या फिर कॉन्स्टिपेशन है, स्टूल अच्छे से पास नहीं कर रहे हैं, वहां पे ड्राइनेस है, स्टूल ब्लॉक पैदा कर रहा है, तो भी आपका ये वात प्रकोप हो जाएगा और आपको वहाँ पे रीनल स्टोन हो सकता है। हम्म ऐसी सारी चीजों को हमें अवॉइड करना है। वात प्रकोप करने वाला आहार नहीं लेना है, पित्त प्रकोप करने वाला आहार नहीं लेना है, कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करना है, और मूत्र वेग का धारण नहीं करना है। जब हमें पेशाब के लिए जाना है तो जाना ही है। ऐसी सारी चीजें अवॉइड करनी है। उसके साथ ये हो गया एक्सटर्नल ऑयलिंग, स्नेहन, स्वेदन या फिर अभ्यंग। इंटरनली हम कैसे ऑयलिंग करेंगे? घृत पान बोला गया, पान मतलब पीना, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में घी लेने के लिए बोला गया है। घृत मतलब घी, घी को संस्कृत में बोलते हैं घृत। मेडिकेटेड बहुत सारे घी आते हैं, बट गाय का घी भी आप ले सकते हो। कितना लेना है, इसको एक स्पेसिफिक टर्म बोलिए, अवपीड़क स्नेह। खाने से पहले हमें 1 से 2 चम्मच घी लेना है गर्म पानी के साथ। ये जब पच जाता है, ये पचने के बाद हमें भूख लगती है, तब हमें खाना लेना है, और खाना हजम होने के बाद वापस हमें स्नेह लेना है, वापस हमें घी लेना है। तो दो तरह से, एक मतलब 2 घी में हमारा बीच वाला खाना हो जाएगा।
है ना। तो वो भी अंदर से वायु का और पित्त का, घी वायु और पित्त दोनों का शमन करने में श्रेष्ठ माना गया है। तो 2 बार ऐसे हम घी लेते हैं, मात्रया योजना द्वयम, 2 बार घी का प्रयोग कीजिए। कैसे? बहुत ज़्यादा मात्रा में 1 से 2 चम्मच आपको घी लेना है, खाने से पहले भी और खाने के बाद भी। ये इंटरनल जो आपका वायु और पित्त दोनों भी बढ़ा हुआ है, वो कम कर देगा। इस घी में चाहिए तो आप सौंठ का पाउडर, त्रिकटु का पाउडर या हिंगवाष्टक चूर्ण है, वो मिक्स करके भी आप ले सकते हैं, ताकि घी हजम होने में भी आपको हेल्प मिलेगी। घी हजम होने तक आपको खाने का सेवन नहीं करना है, भूख लगने के ऊपर ही आपको खान पान लेना है। और खाना पीना कैसे होना चाहिए? जनरली लोग बोलते हैं कि जो बीजों वाला नहीं लेना है, जैसे टमाटर है या फिर बैंगन है जिसमें बीज आते हैं, ऐसी सारी चीज़ों का सेवन मत कीजिए। या फिर कैल्शियम है, बट आयुर्वेद में बोला है अन्न पानम च विट भेदी, जो भेदन करने वाला है, जो कॉन्स्टिपेशन नहीं क्रिएट करेगा, पेट अच्छे से साफ करेगा, वातानुलोमन करेगा, वायु की गति नॉर्मल करेगा, मतलब जो सॉफ्ट सेमी सॉलिड डाइट है, जैसे पतली दाल खिचड़ी है, दाल चावल है, सॉफ्ट मतलब आपको चावल भी बहुत ज़्यादा कड़क नहीं रहने, गाढ़े चावल बहुत ज़्यादा नहीं, सॉफ्ट चावल, उसमें भी 1-1 चम्मच घी डाल के आप ले सकते हैं। सब्जियों का सूप आप ले सकते हैं, जो लौकी, गिलका, करेला, तोरई, टिंडे ऐसी वाली सब्जियां हैं, ये पतली सब्जी बना के अच्छे से चबा चबा के आप खाइए। रोटी में भी आप ज्वार की रोटी, बाजरे की रोटी है, जो हजम होने में थोड़ी सी हल्की है, वो ले सकते हैं। खाना हमेशा भूख से कम खाइए, पेट भर के भी खाएंगे ना तो भी वायु बढ़ जाएगा। तो ऐसे वाला खाना जो हजम होने के लिए हल्का है, भूख लगने पे आपको खाना है, और थोड़ी सी क्वांटिटी कम रखनी है। खाने से पहले और खाने के बाद आपको घी लेना है। घी में हम त्रिकटु या फिर सौंठ है, काला नमक है, कुछ भी मिला के ले सकते हैं। हिंगवाष्टक चूर्ण कहीं भी आसानी से मिल जाता है, वो भी हम ले सकते हैं। या फिर मेडिकेटेड घी आते हैं, षटपल घृत है, दाड़ीमादी घृत है, शतावरी आदि घृत है। शतावरी रीनल स्टोन के लिए सबसे बेस्ट मानी गई है। शतावरी नाम की एक वनस्पति रहती है, हर्ब्स रहती है, उससे बना हुआ घी भी आप रीनल स्टोन में ले सकते हैं। तो ऐसा अगर आपका डाइट रहेगा, अभ्यंग और स्वेदन रहेगा, तो धीरे धीरे वायु का अनुलोम, वायु का शमन हो जाएगा, और आपकी जो पथरी है, जो स्टोन है, वो धीरे धीरे टूट के बाहर आने लगेगी। कौन से मेडिसिन आप यूज कर सकते हो? गोखरू, गोक्षुर बोलते हैं संस्कृत में, शतावरी, पाषाण भेद, ये भी एक वनस्पति है, ये भी आप इनमें से कोई भी आप ले सकते हो। या फिर इलायची, सबके घर में रहती है इलायची भी, रीनल स्टोन के लिए सबसे बेस्ट मानी गई है। और ये हम घी में मिला के ले सकते हैं, या इससे मेडिकेटेड जो घी है, सॉरी दूध है, वो हम ले सकते हैं। देखिए दूध में भी कैल्शियम है, और आयुर्वेद कभी भी रीनल स्टोन के पेशेंट को कैल्शियम या फिर दूध मना नहीं कर रहा है। दूध भी वायु का शमन होता है, पित्त का शमन होता है, तो दूध आप ले सकते हैं। तो गोखरू का पाउडर है, 1 चम्मच गोखरू का पाउडर, 1 कप गाय का दूध और 1 कप पानी उबालना है हमें, और वो 2 कप का 1 कप बना के, ये दूध आप सुबह में खाली पेट और शाम में भी आप ले सकते हो। इसमें भी चाहिए तो थोड़ा सा घी मिला के ले सकते हैं। तो ये मेडिकेटेड मिल्क हो गया, मेडिकेटेड घी आप ले सकते हैं। दही का प्रयोग भी बोला गया है। जो पाउडर्स मैंने बोले, गोखरू का पाउडर है, या फिर आपका पाषाण भेद का पाउडर है, इलायची का पाउडर है, जो दही में भी 1 चम्मच मिला के हम ले सकते हैं। तो सारे ही डेयरी प्रोडक्ट्स जो है, दूध से बने हुए पदार्थ है, अश्मरी में लेने के लिए बोले गए हैं। वरुणादि करके एक काढ़ा आता है, वरुणादि कषाय। हाँ, इसमें बहुत सारी हर्ब्स है जो अश्मरी का भेदन करती है, या फिर स्टोन का भेदन करती है। या फिर वीर तरवादी कषाय ऐसा भी आता है। तृण पंचमूल क्वाथ ऐसे आता है। बहुत सारे काढ़े आपको मिल जाएंगे। हिमालय की सिस्टोन नाम की टैबलेट काफ़ी फेमस है। तो रीनल स्टोन फोड़ने के लिए जो है, वो बहुत सारे मेडिसिन अवेलेबल है। इसमें से कोई भी मेडिसिन आप खाने के साथ ले सकते हो, मतलब खाने के बाद 2 टाइम या 3 टाइम 1 से 2 गोली ले सकते हो। जो काढ़े मैंने बताए, वो आप 2 से 3 चम्मच खाने के बाद ले सकते हैं। तो जो प्रमुख प्रिंसिपल है उसमें क्या है, अश्मरी भेदन, मतलब जो स्टोन बन गया है उनको फोड़ना है,
और बाहर निकालना है, जिसमें यूरिन आपका बढ़ जाए, यूरिन क्वांटिटी बढ़ जाए, ऐसी चीज़ें हमें लेनी है। और भेदन खाना लेना है, ये आप करेंगे, वायु का शमन आप करोगे तो जो स्टोन है वो टूट के बाहर निकल आएगा। और ऐसे ही वायु शमन वाली लाइफस्टाइल आप रखोगे तो बार बार जो जिनको स्टोन होता है वो होगा नहीं, या फिर रिकरेंस जो है वो अवॉइड हो सकता है। नहीं तो आप क्या करोगे, ये सिर्फ मेडिसिन खाओगे, आपका स्टोन टूट जाएगा, बट आपका वायु का प्रकोप हो रहा है, पित्त का प्रकोप हो रहा है, तो बार बार आपको स्टोन होता ही रहेगा। तो ये मेडिसिन भी आप यूज कर सकते हो। नारिकेलोदक मतलब नारियल का पानी, ये आप पी सकते हैं। इसमें यूरिन की क्वांटिटी बढ़ जाती है, तो डायूरेटिक जैसा है, तो भी आपको इसमें फायदा होगा। कोहड़ा या फिर ऐशगार्ड, इसका जूस भी आप ले सकते हो, ये भी मूत्रल बोला गया है। और सारे गॉड फैमिली की जो वेजिटेबल्स है, लौकी है, गिलका है, कद्दू है, ये भी आप खाने में इस्तेमाल कर सकते हो। सूप बना के है, वेजिटेबल पका के इसका आप खाने में प्रयोग कर सकते हैं। एक दाल बोली गई है स्पेशली आयुर्वेद में, जिसका गुण है अश्मरी भेदन या फिर रीनल स्टोन को भेदना, तोड़ना। कौन सी है? कुलत्थी। कुलत्थी की दाल आपको कहीं भी मार्केट में भी मिल जाएगी। कुड़ित बोलते हैं मराठी में, हिंदी में कुलत्थी बोलते हैं। इसका सूप अगर आप लेते हो, या फिर जैसे दाल बना के हम नॉर्मल दाल बनाते हैं वैसे आप लेते हो, तो भी ये अश्मरी भेदन में काम आता है। ये थोड़ी गर्म रहती है, तो पित्त प्रकृति वाले थोड़ा सा ध्यान दे के इसका सेवन करें। आप वात प्रकृति वाले हैं, जलन वगैरह कुछ नहीं होती, तो डेली भी इसका सेवन कर सकते हैं। तो डाइट में आपको घी रखना है, मेडिकेटेड मिल्क लेना है, दही का भी प्रयोग आप कर सकते हैं, नारियल का पानी आप ले सकते हैं, कुलत्थी की दाल ले सकते हैं। जो सारी चीज़ें वात प्रकोपक है उनको अवॉइड कीजिए। अवपीड़क स्नेह, खाने से पहले खाने के बाद स्नेह का प्रयोग कीजिए। गोखरू, शतावरी, पाषाण भेद, ये चूर्ण आपको मिल जाएंगे। वीर तरवादी कषाय, तृण पंचमूल, क्वाथ, वरुणाधि कषाय या वरुणाधि वटी भी मिलती है, ये मेडिसिन आप ले सकते हो। अभ्यंग मसाज, पूरी बॉडी में मसाज, लोकल मसाज है। अवगाहन, उसके बाद आपको स्टीम लेनी है, गर्म पानी में बैठना है। हम्म, ऐसी सारी चीजें अगर आप करते हो तो धीरे धीरे चल के आपकी जो अश्मरी है, जो रीनल स्टोन है, वो टूट के बाहर आने लगेगा। इसमें 1 महीने से लेके 2 महीने तक का समय, या फिर 3 महीने भी लग सकते हैं। कितने बड़े स्टोन है, कितने हैं, दोनों ही किडनीज में है, ये इसके ऊपर इसका रिजल्ट डिपेंड रहता है, बट फर्क पड़ता है। हाँ, 13 mm से बड़ी है स्टोन, बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहे हैं, या फिर ब्लैडर में है, हाँ मतलब मूत्राशय में है, तो वहाँ पे शल्यकर्म ही बोला गया है। बट छोटे छोटे स्टोन है, 1 mm के, 2 mm के, 7 mm है, 3-4 है, तो ये सारे ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें फ़र्क पड़ता ही है। आप मेडिसिन लेने से ज़्यादा प्रिंसिपल्स जो मैंने बोले हैं कि वात का शमन है, पित्त का शमन है, इसके ऊपर अगर आप फोकस करते हो तो जल्द ही किसी भी तरह की पथरी है वो आपकी निकल जाएगी, टूट के बाहर आ जाएगी, और आपका रीनल स्टोन का जो पेन है वो कम हो जाएगा। तो ये पूरे प्रिंसिपल आप समझ लीजिए, तो आपको भी अगर स्टोन की तकलीफ है तो आपको भी ये फ़ायदा देगा, या किसी आपके पहचान में किसी को ये तकलीफ है तो उनके साथ ये ज़रूर शेयर कीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ। जानकारी ही बचाव है, तो आपको नहीं है तो भी ये हेल्प करेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक नमस्ते।